नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल और 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इसके अलावा एक और बिल जो लाया गया था ताकि देश के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जा सके, इसके बारे में आपको यह जानकारी जरूर मिली होगी कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है। आज देखते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली है क्या और उसके बारे में समझते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ये अवेलेबल है और इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है कि इस बिल से कौन से आर्टिकल्स को बदला जा रहा है, उनमें क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्या बदलाव लाए जा रहे हैं। तो इसके लिए इसे डिटेल में देखने के लिए प्लीज एक बार इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। नाउ माई डिस्कशन विल ओनली बी रिगार्डिंग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। किसी भी बिल को या किसी भी मामले को पार्लियामेंट की कमेटी के पास भेजा जा सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी का कहीं ना कहीं मेंशन है? देखो, पार्लियामेंट का तो मेंशन जरूर है, लोकसभा, राज्यसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका तो मेंशन है, लेकिन क्या पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंशन है? अगर यस तो कौन से आर्टिकल में, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। लेकिन अभी के लिए यह समझिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले, नाम से आपको पता लग रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा से मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगी इस कमेटी के अंदर। इफ वी जूम आउट एंड लुक एट द पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्सेप्ट, the concept of parliamentary committee entails two types of committees. One is ad hoc and other is standing or permanent committees. पार्लियामेंट की कुछ कमिटी स्टैंडिंग होती हैं, परमानेंट होती हैं, यानी कि उसकी मेंबरशिप बदलती रहती है लेकिन वो एग्जिस्ट करती रहती है। एड हॉक यानी कि टेम्पररी पर्पस के लिए कमिटीज जो बनती हैं उन्हें एड हॉक कमिटीज की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जो जेपीसी, जिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यहां पे बात हो रही है, इट इज एन एड हॉक कमेटी, क्योंकि एड हॉक कमेटी के दो टाइप होते हैं, एक सेलेक्ट कमेटी, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सेलेक्ट कमेटी एक पर्टिकुलर हाउस की बनाई गई होती है। जैसे अगर लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा में यह डिसाइड किया जाता है कि इस बिल को एक कमेटी के पास भेजा जाए जो स्पेसिफिकली उस बिल या उस पर्टिकुलर कानून को डिस्कस करने के लिए बनाई जाए उसे सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। ठीक है। ऑल्सो देयर इज अनदर ऑप्शन। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर इज अ मोशन दैट इज मूव्ड। देखो, किसी भी चीज को अगर आपने, प्रोसेस को अगर आपने पार्लियामेंट में करना है, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदम से हैंड रेज करूं पार्लियामेंट में और कहूं कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बारे में चर्चा करूं। इट इज प्री डिसाइडेड एंड हाउ द प्रोसेस मूव्स फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, ये डिसाइड होता है मोशन के थ्रू। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला जो बिल आया था या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, आपने देखा होगा उसके ऊपर न्यूज आ रही थी कि वोटिंग हो गई है। यह वोटिंग उस बिल को पास करने के लिए नहीं हुई थी, यह वोटिंग उस बिल को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है इसके लिए हुई थी। आप जो भी सदन में स्टेप उठाते हो, कदम उठाते हो, उसमें सदन का मत लिया जाता है, हाउस का वोट लिया जाता है। वैसे ही बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त ऑल्सो यू टेक अ वोट ऑफ द हाउस। नाउ जनरली ये जो वोटिंग होती है वॉइस वोट से हो जाती है, यानी स्पीकर या चेयरमैन कहते हैं कि हम इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। लेकिन जब ये क्लियर ना हो कि एग्रीमेंट है मेजॉरिटी का या डिसएग्रीमेंट है, तो डिवीजन के थ्रू वोटिंग की जाती है। आपने देखा होगा डिवीजन वोटिंग के रिजल्ट्स या परिणाम के अंदर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि ऐसा नंबर्स आए थे कि 268 और 269 पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, है ना, and 160 odd people were against introducing that particular bill. But इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है जितने लोग उस दिन लोकसभा में आए थे उन्हें बस उनमें से 50% से ज्यादा लोग यस कह देते हैं। तो यहां पे 50% से ज्यादा लोगों ने यस कह दिया था, तो बिल इंट्रोड्यूस तो हुआ और बिल के ऊपर प्रीलिमिनरी डिस्कशन जरूर हुआ, लेकिन फिर उस बिल को रेफर कर दिया गया एक जेपीसी की तरफ।
ये जेपीसी बनाई जाएगी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनाइजिंग दिस 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब जब भी आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी होती है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एक डॉक्यूमेंट से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें रेफरेंस भी दी गई है कि लोकसभा और राज्यसभा के कौन से रूल्स को रेफर कर रहा है वो, ठीक है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जहां तक बात है, तो बिल के इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि जिस मंत्री ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है वो राज्यसभा या लोकसभा जहां पे भी इंट्रोड्यूस किया है वहां पे नोटिस दे कि इस बिल को जॉइंट कमेटी के पास भेजा जाए। अब जॉइंट कमेटी के पास भेजे जाने के लिए का मतलब यह होता है कि द बिल हैज बीन सेंट टू अ कमिटी विच विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर दैट पर्पस। अगर इस बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाता तो इसका मतलब सिर्फ लोकसभा की कमेटी होती, वो उसमें मेंबर्स सिर्फ लोकसभा के होते। या अगर इस बिल को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता, यानी कि एक ऐसी कमेटी जो परमानेंट है, जो एग्जिस्ट करती है हमेशा ही, है ना, इट्स नॉट क्रिएटेड फॉर दैट बिल, इट एग्जिस्ट्स, तो उसे डीआरएससी के पास भेजा जाता, ऐसा बोला जा रहा होता। से फॉर एग्जाम्पल कोई बिल लेबर लॉ से जुड़ा है और उसको आप स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर के पास भेज देते हो, दैट स्टैंडिंग कमिटी एग्जिस्ट्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन यहां पे जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो सिर्फ उस पर्पस के लिए बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, किसी मनी बिल को आर्टिकल 109 और 110 के अंदर मनी बिल के बारे में बताया गया है संविधान में, मनी बिल को जेपीसी के पास नहीं भेजा जा सकता, यह रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है। जेपीसी के अंदर मेंबर्स कितने होंगे ये फिक्स नहीं होता है। जब कमिटी बन रही होती है उस दौरान ये प्रपोजल आता है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, वो 30 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 25 भी हो सकते हैं। सो देयर इज नो फिक्स्ड membership of this committee of joint parliamentary committee. So strength of the committee will be decided, the date by which it will submit its report will also be decided, and this will be done after suggestion of Ministry of Parliamentary Affairs. और Ministry of Parliamentary Affairs क्या करती है, एक joint parliamentary committee के अंदर जो members हैं, composition है, कि कौन सी पार्टी से कितने मेंबर आएंगे, ये सारा फाइनलाइज करके स्पीकर को दे देती है, ठीक है। अब कौन सी पार्टी से कितने मेंबर आएंगे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब जिस रेशियो के अंदर लोकसभा प्लस राज्यसभा में मेंबरशिप है उन पार्टीज की, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में कमिटी में बंदे बैठेंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में से इस कमिटी में 20 मेंबर आने हैं और राज्यसभा में से इस कमिटी में 10 मेंबर आने हैं, लेट अस से। अब आपको पता है कि एंटायर लोकसभा में मान लीजिए पार्टी है एक्स, इस पार्टी की 50% सीट्स हैं लोकसभा में, तो यहां पे 20 में से 10 मेंबर इस पार्टी के होंगे, क्योंकि 20 का 50% कितना हुआ, 10। सो कॉम्पोजिशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस कंपोजिशन के बाद, कंपोजिशन डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट हाउस में भी ये मोशन मूव किया जाएगा, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी है तो दोनों हाउसेस से मोशन को पास करवाना पड़ेगा। सिर्फ लोकसभा में बैठ के मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता कि जॉइंट कमेटी बनेगी, तो लोकसभा से फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके बता देगा। जब ये कमेटी बन जाएगी इसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी, और दिस अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द स्पीकर। इन द केस ऑफ जेपीसी स्पीकर डिसाइड करते हैं। अब इस कमिटी की देखरेख करना, डे टू डे एक्टिविटीज को ट्रैक करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, यह सब लोकसभा सेक्रेटेरिएट का काम होता है। और मिनिस्टर जो हैं वो इस कमिटी को आके एड्रेस जरूर करते हैं, हालांकि वो इसके मेंबर नहीं होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप ये देखोगे कि इस कमेटी को जितना टाइम दिया जाएगा, 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का, उस टाइम के बाद ये अपनी रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट के अंदर ये बताएगी कि क्या इसमें अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, अगर हां तो कहां अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, या इस बिल को पूरी तरीके से रिपील कर देना चाहिए। All these will be decided by the report of the committee, but the report of the committee is not binding. इसका मतलब ये रिकमेंडेशन की फॉर्म में ही आएगा, सुझाव की फॉर्म में आएगा। अगर आपने इनके सुझाव मानने हैं तो मानिए, नहीं मानने हैं तो मना कोई नहीं करेगा। No one can refuse. The bill can then only be defeated in the
हाउस बाय वोटिंग। अब जरूरी नहीं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी किसी पर्टिकुलर बिल के लिए ही बनाई जाए, वो इन्वेस्टिगेटिव फॉर्म में भी बन सकती है, यानी किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी बन सकती है। और ये वो लिस्ट ऑफ कमिटीज हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिल रेफर किया गया है इनके पास और किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। 1987 में राजीव गांधी सरकार के ऊपर बोफोर्स गन की प्रोक्योरमेंट के चलते स्कैम करने का आरोप लगा था, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट कमेटी बनी थी। हर्षद मेहता स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट कमेटी बनी थी। केतन पारेख स्टॉक मार्केट स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जेपीसी बनी थी। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की खबरें जब आई तो उसके लिए जेपीसी बनी थी। 2G स्पेक्ट्रम केस के लिए बनी थी। वीवीआईपी चॉपर केस यानी कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ जो ट्रेड डील हुई थी उसमें स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जेपीसी बनी थी। तो जेपीसी इस पर्पस के लिए भी बन सकती है या किसी बिल को बिल को स्क्रूटनाइज करने के लिए भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल को रेफर कर दिया गया था जेपीसी को। जेपीसी ने इस बिल में ढेर सारे अमेंडमेंट्स करने को कह दिया था, तो सरकार ने वो बिल वापस ले लिया था और 2023 में नया बिल प्रस्तुत किया जिसके बेसिस पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास किया गया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आया था, उसे भी जेपीसी को रेफर कर दिया गया है। सिमिलरली अब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी जेपीसी को रेफर कर दिया गया है। तो जेपीसी के बारे में इतनी ही जानकारी होनी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बियॉन्ड आपको जानकारी हो तो पार्लियामेंट की कमिटीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इस पीडीएफ में कुछ चीजें अटैच की है। बिफोर टेलिंग यू व्हाट आई हैव अटैच्ड, आई वांट टू जस्ट डिस्क्लोज दैट हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए क्रैश कोर्स है वो लाइव हो चुका है। और इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज के साथ साथ मेंटोरशिप भी प्राप्त होगी। 7 फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। इकोनॉमिक सर्वे, बजट की भी कवरेज इसके अंदर की जाएगी, तो जरूर एनरोल कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी ऐसी कमिटीज जिसमें दोनों हाउसेस से मेंबर हो सकते हैं, ये एडहॉक की कैटेगरी में भी आती हैं। लेकिन कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज ऐसी होती हैं जो परमानेंट भी हैं और उनमें दोनों हाउसेस से मेंबर होते हैं। उनकी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैज मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस एंड इनका टेन्योर जो है 1 साल का होता है। 1 साल के बाद इसके मेंबर्स बदलते हैं, लेकिन ये कमिटी कहीं नहीं जाती, कमिटी नहीं डिसॉल्व होती। जो जेपीसी है वो अपनी रिपोर्ट देने के बाद डिसॉल्व कर दी जाएगी। सिमिलरली देयर आर अदर कमिटीज जिसमें दोनों हाउसेस से मेंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसमें 20 मेंबर लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। इन कमिटीज का टेबल मैंने इस पीडीएफ में अटैच कर दिया है जो आपके रिवीजन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि संभव 3.0 ये हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। प्लीज if you're interested you may log on to the website or you can mail us. Otherwise we have been discussing a lot of topics regarding prelims 2025 और आगे जाके मैं और भी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली एक जजमेंट्स के ऊपर सीरीज जरूर लेके आऊंगा। तो आई होप कि आपको कुछ चीजें यहां से सीखने को मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।